हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर किए होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी बताने के लिए एक टर्म बताया गया है, जो टर्म को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो मैंने बताया था कि आपको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन आता है इसमें। चलो बच्चों, आज हम उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखी है, लाइट travels through water with a speed of 2 into 10 to the power 2.25 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। एक लाइट जो है वो जब वाटर में मूव पास कर रही है, यानी कि लाइट ट्रेवल थ्रू वाटर, तो उसकी स्पीड होती है 2 इंटू 10 पावर 5 सॉरी 2.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है वाटर का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि एयर की स्पीड दी हुई है। तो इस केस में हम लोग जानेंगे, हम बताए थे जहां पर एयर की स्पीड दी जाती है वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट होता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे एब्सोल्यूट के केस में क्या पढ़े थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट के केस में पढ़े थे स्पीड ऑफ लाइट in air by speed of light in medium। ठीक है, यही ना पढ़े थे, C/V, ये देखे थे ना हम लोग। N इज इक्वल टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। तो हम मेरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। देखो बच्चों, एक मीडियम तो मेरा वाटर एयर दिया हुआ है जिसकी स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, स्पीड जो वाटर में दिया हुआ है वो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर अप्रॉक्स 1.33 आने वाला है। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन दिया रहता है, यानी कि आपको हर चीज़ मेंशन रहेगा। आपको पहले देखना है, चेक करना है क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, कौन सा केस है, रिलेटिव केस है या एब्सोल्यूट वाला केस है। तो उस तरीके से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट in water, calculate the speed of light in water of refractive index 4/3 of refractive index 4/3 given a speed of light is given, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट जो हमको है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फिर वो आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कर दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसका, वाटर का, और क्या निकालना है, हमको स्पीड निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, जब एयर रहता है तो उस केस में C/V होता है, यही ना होता है। जब एयर होता है तो उस केस में हम लोग C/V करते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ हमारा 4/3, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है 3 इंटू 8 मीटर 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये याद रहता है हम लोग को, अगर नहीं भी दिया रहता है तो हम लोग को याद रहता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने पहला लेक्चर में ये बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, हर को ये याद रहना चाहिए। ठीक है, और हमको क्या निकालने बोल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि v का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो यहाँ से आप v फाइंड आउट कर लो।
देख लो कितना आसान से क्वेश्चन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं होता है, बस समझना थोड़ा है, अगर समझ जाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन में ये तो मेरा एब्सोल्यूट का हो गया, एक मैं आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। क्वेश्चन में दे रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.47 and the refractive index of glass is 1.51. How much faster does the light travel in the glass than in the diamond? How much faster the speed does the light how much faster does the light travel in glass than in diamond? Light travel in glass than in diamond. अब पहले क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या दिया हुआ है हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.15। यानी कि यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। इससे क्लियर हो गया कि ये जो है रिलेटिव वाला केस है, ठीक है। एब्सोल्यूट वाला केस कब होता है, जब एयर का स्पीड दिया रहता है, यानी कि एक मीडियम अगर एयर होता है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा वो आसानी से हम लोग पुट कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा रिलेटिव वाला होता है तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा अपने दिमाग को अप्लाई करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तभी वो सॉल्व होता है। तो आप क्वेश्चन पहले अच्छे से समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हाउ मच फास्टर डज द लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन डायमंड? हाउ मच फास्टर डज द लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन अ डायमंड? तो आपको निकालना है, आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे बहुत इजीली, ठीक है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्लास का दिया हुआ है, डायमंड का दिया हुआ है, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ से आप ये आपको मतलब कि सिंपल है, दोनों की स्पीड्स ही निकालनी है। आप स्पीड्स निकाल के उसके बाद बता दोगे कि कौन किससे फास्ट मूव करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्लियर है। आप लोग सॉल्व करके ज़रूर हमको आंसर कमेंट करना। तो इस तरीके से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बस समझना है। अगर आप समझ लोगे क्वेश्चन तो आप 100% कर लोगे, और अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्लियर है पॉइंट। तो बच्चों हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे आज। आगे टॉपिक जो हम लोग का है वो है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने दो लॉज देखे थे। पहला लॉज आपका था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये आप लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में। और सेकेंड में पढ़े थे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है बच्चों, सेम चीज़ है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, सेम चीज़ है। फर्स्ट वाला केस तो बिल्कुल सेम है, लेकिन वहाँ पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे था, लेकिन यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे होगा, ठीक है बच्चों। देखो ये क्या होगा, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो बच्चों, इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल वहाँ पर भी नॉर्मल था, यहाँ पर भी नॉर्मल है, और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये क्या हो बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर है। ये होता है एंगल आई और ये होता है हमारा एंगल आर, क्लियर है। तो वहाँ पर भी हम लोग देखे थे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यहाँ पर हम लोग का केस थोड़ा सा चेंज होगा।
देखो ये होता है, ये हमारा इंटरफेस है और ये लाइट रे आई, जो लाइट रे आती है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये बात आप लोग को पता है, ठीक है, तो नई बात तो नहीं है ये। इंसिडेंट रे इसको हम लोग IR से डिनोट करते हैं। और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, जो होता है ये होता है हमारा नॉर्मल, जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। और ये होता है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। याद रखना जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होता है, लेकिन जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे होता है। ओके, तो रिफ्रैक्टेड रे हो गया। और ये नॉर्मल से एंगल बनाया एंगल आई, ये नॉर्मल से एंगल बनाया एंगल आर। क्लियर है पॉइंट? ये फिगर देख लो, वहां पर भी हम लोग ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल देखे थे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल देखे थे। यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला जो केस है ये एक ही प्लेन पे हो रहा है, ठीक है। मान लिया कि ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन है, इसी पे सब हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे भी इसी पर, ये तो हमारा इस तरीके से हम लोग दिखा रहे हैं लिख करके ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, एक ही प्लेन पे हो रहा है। मान लेते हैं ये मेरा एक प्लेन है तो सारा कुछ इसी पे हो रहा है, ठीक है, इससे बाहर नहीं हो रहा है, एक ही प्लेन पे हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग जान रहे थे, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं है बच्चों, रिफ्रैक्शन है, क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन एंड कर चुके हैं और रिफ्रैक्शन में एंटर कर चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन में पहला जो हमारा केस होता है, वो पहला लॉज जो होता है वो होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, सॉरी रिफ्रैक्टेड, बोलोगे आप ही गलत बोल रही हैं तो मैं क्या, हम लोग क्या बोलेंगे, तो रिफ्रैक्टेड हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल all lies in the same plane, all lies in the same plane। क्लियर है पॉइंट? मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारा जो है एक ही प्लेन पर होता है। तो हम लोग का पहला लॉज जो है वो बिल्कुल भी सेम होता है, ठीक है। जो आप रिफ्लेक्शन में पढ़ोगे वही आप रिफ्रैक्शन में पढ़ोगे, पहला लॉज। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन था रिफ्लेक्शन में। रिफ्रैक्शन में है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये पहला लॉज है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, पहला लॉज है। दूसरा लॉज जो हमारा होता है, सेकेंड लॉज जो हमारा होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, सेकेंड लॉज जो हमारा होता है वो होता है बच्चों the ratio of the sine of angle, sine of या आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of the sine of angle of incidence, sine of angle of incidence, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction, angle of refraction, to the sine of angle of refraction is constant, and this is known as Snell's law. This is known as Snell's law. Snell's law, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। तो पहला लॉस तो आप लोग देखे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये लॉस तो बिल्कुल भी सेम है। एंड सेकेंड है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट,
ठीक है, ये उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, यानी कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू के। ठीक है, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट, और क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्लियर है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। मतलब कि यहाँ पर भी हम लोग को दो लॉज पढ़ना है, पहला लॉज तो बिल्कुल भी सेम है। सेकेंड लॉ क्या होता है, साइन एंगल आई बाई साइन एंगल आर का जब रेशियो आता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। क्लियर है पॉइंट, यानी कि इंसिडेंट साइन एंगल आई बाई साइन एंगल आर हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट। मतलब किस केस में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से एंगल बढ़ेगा घटेगा, उसके अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, एक पुट कर दिए यानी कि 3 कर दिए, तो हर केस में वो 3 ही नहीं होगा, वो चेंज होगा, लेकिन साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होगा। क्लियर है, आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू कहीं पर हम 3 लिख दिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल में 3 लिख दिए तो आप कहोगे कि हर केस में ही 3 होने वाला है, ऐसा नहीं है। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, वो डिपेंड करेगा कि कैसा कंडीशन है क्या नहीं है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू यानी कि इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्लियर है, इस कहीं कहीं पर आता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो एंगल ऑफ साइन ऑफ द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। आप इस तरीके से ही बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हम लोग जाने बच्चों कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिखाया कि आखिर पेंसिल बेंट हो रही है, आइसक्रीम कोई भी सब्सटेंस को हम वाटर में डालें तो उसका शेप बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर पे ही एक ग्लास लेना और उस ग्लास में क्या करना, पानी रखना, और पानी को आप क्या करना बच्चों, पानी रखना और पानी में आप क्या करना, लेमन डालना। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक देखोगे क्या होगा, लेमन की साइज आपको बढ़ी हुई दिखेगी। या मैंने आइसक्रीम स्टिक को डिप किया था, आप देखे होगे रिफ्रैक्शन में, तो देखे होगे कि आइसक्रीम स्टिक की साइज वाटर के सरफेस के ऊपर और वाटर के सरफेस के नीचे आप देखना कि शेप साइज में कितना चेंज हुआ है। तो क्यों हो रहा है, ये सब रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हम लोग जाने, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाने। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग निकालते हैं जहां लाइट इंटर कर रही है, फिर से मैं बता रही हूं, लाइट जहां इंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, जहां से लाइट आ रही है। तो दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे हम लोग, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट में एक मीडियम हमेशा एयर ही होगा और रिलेटिव में दोनों मीडियम, मतलब कि रिलेटिव में एयर नहीं होगा एक मीडियम, एब्सोल्यूट में एक मीडियम का एयर होना मस्ट है और रिलेटिव में दोनों मीडियम अलग अलग होगा, एयर नहीं होगा। क्लियर है, ये हम लोग जाने। उसके बाद कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन मैंने कराया आपको, एक क्लास में क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि उसको सॉल्व करना। क्लियर है, आप कोशिश करना। क्या होता है ना कि आप सिर्फ देख लोगे, अगर मैं आपको बता रही हूँ आपने सिर्फ देख लिया और खुद से नहीं लिखा, आप कहोगे कि हाँ आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ ये आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं किए हैं इसमें। क्या किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाली है। तो आप देख करके नहीं बोल सकते हो, आपको पहले लिखना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर है, आप देखते हो तो हर चीज हो लेकिन आपको नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना। आप देखे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया 2 क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना आसानी से बन गया, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना वही आसान क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपने सिर्फ देखा है, प्रैक्टिस नहीं की है। क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन देखने के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। इसीलिए मैंने 3rd क्वेश्चन को लिख करके उसको स्किप किया, क्यों, ताकि बच्चे एटलीस्ट उसको सॉल्व करने बैठे तो वो 2 क्वेश्चन जो पहले सॉल्व किए हैं उसको पहले सॉल्व करें। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद वो 3rd वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, खोजेंगे, अपना दिमाग अप्लाई करेंगे। बने ना बने वो अलग बात है, मेरे से बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन मैंने मेहनत की। आप एक बार मेहनत करोगे तो आपका 3-4 कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, मेहनत जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। आपने प्रैक्टिस करने बैठे, आप बिना प्रैक्टिस करे सोचोगे सब आगे, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, आप क्वेश्चन को बनाने बैठोगे, मैंने जो थर्ड क्वेश्चन को स्किप किया है, आप में से जो भी बनाने बैठोगे, ठीक है, आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो आसान था, ये था, लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन की वजह कर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से पढ़ोगे कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी पहले, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी पढ़ाई आगे क्या पढ़ना है। लेकिन मैं इसलिए उसको स्किप की ताकि आप लोग उस क्वेश्चन के लिए आप लोग उस टॉपिक को पूरा क्लियर करें। क्लियर है? हम बता देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। हम तो हर चीज देखते हैं, हर चीज देख रहे हैं, ओ ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, ये क्वेश्चन वैसे नहीं होगा। आप क्वेश्चन बनाओ, आप एक क्वेश्चन बनाओ या दो क्वेश्चन बनाओ, बनाने के बाद उस क्वेश्चन पे हाथ रखो और अपने आप से पूछो कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में हमसे पूछेगा तो क्या हमसे बनेगा। अगर आपको आवाज आती है कि हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, हमसे कभी भी पूछेगा तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं हमेशा सॉल्व करूंगा, तब आप आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि वो आपका माइंड क्लियर कर रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अगर आप प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, क्वेश्चन देखोगे लिखते जाओगे सॉल्व करते आगे बढ़ गए, तो नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको पहले रुको, वहां पर 2 मिनट सोचो कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, क्या अप्लाई किया, कैसे किया, ये क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम इससे अगर मुलाकात हुई मेरी तो क्या हम ये सॉल्व कर पाएंगे या फिर से हम पीछे मुड़ जाएंगे। तो ये कोशिश जरूर करना। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखें। मैंने बताया कि 2 तरह का लॉज होते हैं। पहला लॉज वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि साइन आई बाई साइन आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉस को स्नेल्स लॉ से जानते हैं। क्लियर है? कहीं पर अगर आपको स्नेल्स लॉ आ जाएगा तो क्या होगा, आप ये मत घबराइए कि क्या हो गया। ठीक है, कहीं पर भी आपको स्नेल्स लॉ, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ कुछ है ही नहीं है, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉज जो है वही स्नेल्स लॉ, उसी को लिखना है आपको। बहुत क्वेश्चन में आता है, बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड में, 10th बोर्ड में एग्जाम में आता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ एक्सप्लेन। तो आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्नेल्स लॉ क्या हुआ, तो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉज को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन हर केस में अलग अलग कांस्टेंट होगा। आप ये नहीं कि आप फिक्स कर दोगे यहाँ पर कि साइन बाय आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 2, हर केस में 2 नहीं होने वाला, हर केस में चेंज होगा, लेकिन ये वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको डिस्कस करूंगी जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, आप कोशिश जरूर करना, क्योंकि अगर आपने कोशिश नहीं की तो मैं अगर बता दूंगी तो मैं तो सिंपल लिख दूंगी और बता दूंगी हाँ ये ऐसे बना, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बना, बन जाएगा। क्यों हमसे बन जाएगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने प्रैक्टिस की है। क्लियर है? अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी बन जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन बनाओ। अब कभी भी बुक लेकर के बैठो, एक टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक को हमेशा बोलो कि ये टॉपिक मेरे दिमाग में आ चुका है, अब हमसे स्किप नहीं होगा। ठीक है, अब उससे ये भी बोलो, अब तुम्हारी दोबारा जब हमसे तुम्हारी मुलाकात होगी तो तुमको हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से। और क्वेश्चन बनाओ तो एकदम क्वेश्चन 100% करो कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा क्लियर हो चुका है, इससे इस टाइप का क्वेश्चन से कभी भी मुलाकात हुई तो हम कभी छोड़ नहीं सकते इसको। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और आप लोग बस पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो। ओके।